स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज के इस क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, रैखिक समीकरणों के निकाय के बारे में पढ़ेंगे। तो बड़े आराम से आप लोग अच्छा से समझिएगा और नोटबुक में एक एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ हम काफ़ी आराम से आपको क्लियर कट तरीके से बताएंगे, जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर रहेगा। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं कुछ इक्वेशंस को, लिखेंगे लेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, समीकरणों के निकाय समझिए क्या है। क्लियर? किस इक्वेशंस की बात हो रही है? रैखिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, हम मान रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। अब बात समझ रहे हैं ना? a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। यहाँ से a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। ये क्या है? सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं कुछ, समझिए बढ़िया से। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ले लिया हमने, कुछ समीकरण ले लिया। यहाँ पे देखिए, इतना जब दिया रहता है तो इसका सॉल्यूशन पूछेगा आपसे। सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू निकालना, y का वैल्यू निकालना और z का वैल्यू निकालना। तो जब आप x, y, z का वैल्यू निकालेंगे, इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो सॉल्यूशन होगा भी और सॉल्यूशन नहीं भी हो सकता है। हो सकता है इसका सॉल्यूशन ना निकले, x, y, z का मान नहीं निकले, पॉसिबल नहीं हो निकालना। हो सकता है कि सॉल्यूशन निकले, उसमें भी केस है कि एक सॉल्यूशन निकले, यूनिक सॉल्यूशन। हो सकता है कि बहुत सारा सॉल्यूशन हो। तो ये सब चीज़ें समझिए। तो दो वर्ड यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से इन दोनों वर्ड के बारे में समझ लीजिए। पहले वर्ड है यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, संगत का नाम सुने हैं ना? कॉन्सिस्टेंट नहीं लिखा हो, इसका मतलब समझ लीजिए क्या होता है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करेगा। और कैसे होगा? तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, जब सॉल्यूशन निकलेगा तो यूनिक हो सकता है, या मोर देन वन सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक और मोर सॉल्यूशन। समझ गए ना? तो कॉन्सिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि यस सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो एक भी हो सकता है, मतलब यूनिक हो सकता है, या अधिक भी हो सकता है। राइट? आई होप आप समझ पा रहे हैं बात को। एक और वर्ड आता है इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट। आराम आराम से समझिए, बहुत अच्छा टॉपिक है। इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है असंगत। इसका मतलब है कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, बात ही खत्म। जब सॉल्यूशन होने की बात होगी तो क्या कहेंगे कि ये कॉन्सिस्टेंट है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन जो दिया गया है ये कॉन्सिस्टेंट है, और नहीं होगी तो क्या बोलेंगे हम लोग? इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे। जब सॉल्यूशन होगी ही नहीं तो एक या दो की बात क्या है? सॉल्यूशन नहीं होगा। चलिए, तो ये दो वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसके बारे में किताब में चर्चा किया गया, हर किताब में होता है। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट, संगत असंगत, ठीक है ना? टेस्ट करने के लिए भी आएगा क्वेश्चन में कि कैसे टेस्ट करते हैं, समझ रहे ना? तो मतलब कि आपको करना क्या है, पहले एक एक चीज़ को समझना है। बोले थे ना थ्योरेटिकल पार्ट है, एक बार जब समझ जाएंगे ना तो मज़ा आ जाएगा। और आपको पता है ना कि जब भी हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं, तो आपको पहले पूरा बेसिक कंसेप्ट सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आराम से आपको हम सब कुछ क्वेश्चन कराना सिखाते हैं। तो चलिए, अब ये दिया रहेगा तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं। जब दिया रहेगा तो यहाँ से लिखते हैं लेट, इस इक्वेशन से लेट a इक्वल टू a1 b1 c1। क्या लिखेंगे? a1 b1 c1
एक मैट्रिक्स ये हो गया, ये क्या हो गया A2 B2 C2, एक क्या हो गया A3 B3 C3, ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए थोड़ा अच्छा से, ये ले लिया हमने। फिर एक और मैट्रिक्स मानते हैं x इज इक्वल टू, एक्स क्या है तो जितने भी वेरिएबल क्वांटिटी है जैसे x y z, क्या करेंगे हम लोग, इन लोगों को हम मान लेंगे x। और एक और मैट्रिक्स मानते हैं हम लोग, क्या चीज़, तो b इज इक्वल टू क्या मानेंगे, तो d1 d2 और d3, इससे एक मैट्रिक्स मान लेते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर है कि इन दोनों में गुना किया जाए, इससे गुना किया जाए इसमें, तो a1x प्लस b1y प्लस c1z ये मिल जा रहा है, इक्वल टू d1 कर सकते हैं। तो मतलब क्लियर कर सकते हैं क्या, क्लियरली ax बराबर a से b में गुना करें, a से x में गुना करें, a से x में गुना करें, इस b के बराबर कर दें तो फिर ये इक्वेशन मिल जाएगा आपको। तो क्लियरली ax इज इक्वल टू क्या है आपका, b के बराबर है। x इक्वल टू क्या है, b के बराबर है। ये आपको सिनेरियो, ये आपका दृश्य बन गया, यहाँ पे ये कंसेप्ट बन गया। अब हम लोग यहाँ से जो करने वाले हैं उसको समझिए बढ़िया से, है ना, सिंपल बात है, इसको समझिए। इससे इसमें गुना करेंगे, इसके बराबर करेंगे तो a1x b1y c1z बराबर d1 तो हो जाएगा ना, मतलब पक्का दोनों का गुना करने पर यह आ जाएगा। क्लियर, तो मतलब इस इक्वेशन को हम लोग अगर a b और फिर x के रूप में लिखते हैं, मैट्रिक्स के रूप में, फिर हम लोग देखते हैं क्या कि रिलेशन बन जा रहा है। राइट, तो अब यहाँ से कुछ बात समझिए, यहाँ से कुछ कंडीशंस हैं, समझिए, इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट के लिए। राइट, समझिए बढ़िया से, अच्छा से कंसेप्ट समझिए। थोड़ा सा दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो को, लिंक को इसके शेयर कर दीजिए, और ताकि सब कुछ जुड़े। जितने लोग जुड़ते हैं ना उतना ही एनर्जी मिलता है हमको, तो जुड़ना काफ़ी ज़रूरी है। क्लियर, चलिए अब यहाँ से क्या मिल गया हमको, यहाँ से क्या मिला हमको, यहाँ से मिल गया, देखिए यहाँ से आगे बढ़ाइएगा तो चूँकि सिंस ax इज इक्वल टू क्या है, b के बराबर, उसी से आगे लिखिएगा। देखिए दोनों तरफ क्या कीजिए आप, एक काम कीजिए, यहाँ से अलग अलग केस बनाएंगे हम लोग, ये तो क्लियर हो गया, अलग अलग केस बनाएंगे हम लोग। केस वन, पहला केस में क्या सोचते हैं कि ऐसा हो कि डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम a का और 0 के बराबर नहीं हो सकता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 के बराबर नहीं हो, जैसे 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसलिए क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि सिंस ax इज इक्वल टू b है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब बात यहाँ पे आ गई कि दोनों के एक साथ ले लेंगे, तो a इनवर्स इंटू a इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b इंटू b, है ना। अब दोनों मिलके क्या होता है, i होता है, i इंटू एक्स इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो यहाँ देखिए x गुने i, x एक मैट्रिक्स है, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स i से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, x ही तब मिलेगा ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा, a इनवर्स b हो जाएगा। और यहीं क्या हो गया आपका, शानदार प्यारा सा एक फार्मूला बन गया। इस फार्मूला का यूज कब करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, इस फार्मूला का यूज हम लोग कब करेंगे, जब डिटर्मिनेंट क्या हो, 0 के बराबर नहीं हो। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो फार्मूला बन गया नहीं है, इस केस में अब यहाँ लिख लीजिएगा आराम से प्यारा सा बॉक्स बना के, कि यहाँ पे बॉक्स में क्या लिखिएगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या लिखिएगा आप, निष्कर्ष लिखिएगा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, क्लियर, तो क्या होगा, सिस्टम जो होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस
सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये होगा कॉन्सिस्टेंट। क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, मतलब सोल्यूशन होने वाला है। और कैसा सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा आपको यूनिक। यूनिक समझिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, तब क्या होगा, सिस्टम जो दिया गया, इक्वेशन जो दिया रहेगा वो क्या होगा, वो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कॉन्सिस्टेंट होगा, संगत होगा, मतलब सोल्यूशन निकलेगा। और सोल्यूशन कैसे होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। जब भी यूनिक सोल्यूशन की बात होगी तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे हम लोग। चलिए एक केस तो समझ में आपको आ गया ना। अब इस बात को हम लोग कैसे माने, इस बात को हम लोग कैसे माने, थोड़ा एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर दूसरा केस समझाएंगे। राइट, सिर्फ थ्योरी लिखने से काम नहीं चलेगा। यहां देखिए एग्जाम्पल, देखिए यहां पे कह रहा है कि सोल्व करने के लिए कह रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स आव्यूह का रूल अप्लाई करके सोल्व करें आप। अब ऐसा एग्जांपल लेंगे जो पहले केस को ही सेटिस्फाई करे, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन दिया है 2x + 5y = 1, 3x + 2y = 7, ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ से पहला काम क्या करना है हम लोगों को, आपको पता है ना पहला काम क्या करना है, लिखना है सॉल्यूशन में, क्या लिखना है सॉल्यूशन में, देखिए लेट a बराबर 2 5 3 2, क्लियर। b बराबर क्या मान लेंगे 1 7, एंड x बराबर क्या मान लेंगे, वेरिएबल क्या है एक्स वाई है, तो एक्स वाई। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, ये मान लेंगे। क्लियर, जितना कंसेप्ट क्लियर रहेगा उतना ही आपके लिए बेहतर ढंग से क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगी। मान लेंगे हम। अब लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो क्या मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 2 5 3 2 निकालिए। तो क्या होता है, 2 दूना 4 माइनस 5 तिरका 15, माइनस क्या हो गया 11 आ गया, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। 2 दूना 4 घटा 15, ठीक है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स का मान क्या हो जाएगा, निकलेगा। इनवर्स का मान कब निकलेगा, डिटर्मिनेंट के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ए इनवर्स का मान निकल गया, इसलिए यहाँ कर सकते हैं। देखिए सिर्फ आपसे ये पूछा रहता है कि बताइए कि कॉन्सिस्टेंट है कि नहीं है, तो ये कॉन्सिस्टेंट हो गया, ठीक है ना, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा कंफर्म। तो यहाँ लिख देंगे क्या, आपको सोल्व करने की बात की गई है तो लिखेंगे इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बताए थे हम कि 2/2 में दिया रहेगा तो थोड़ा तेजी में कर सकते हैं, शॉर्टकट भी तरीका अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, तो इसको अदला बदली कर दीजिए 2 और बाकी का चिन्ह बदल दीजिए, -5 -3, ये सब पिछले वाले लेक्चर में पढ़ाए थे हम 2। नहीं तो आप A11 सब निकाल के कीजिए, तो ट्रिकली ऐसे बताए थे हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसलिए ए इनवर्स का मान कैसे निकालेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसे होता है फॉर्मूला ना। तो क्या हो जाएगा 1 -11, एडजॉइंट ऑफ ए कितना आ गया 2 -5, उसके बाद क्या आ जाएगा बोलिए -3 2। क्लियर, लिखेंगे सिंस x इज इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स b होता है। तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स का मान 1/11 हो जाएगा ये, और उसके बाद बोलिए कितना हो गया 2 -5 -3 2। क्लियर जा रहे हैं हम, बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलिए क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, b का मान कितना है, तो 1 7 है ना। चलिए -1/11, इससे करेंगे इसमें 2 × 1 2 -35 कितना होगा -33 होगा। इससे करेंगे इसमें -3 +
14 माइनस 3 प्लस 14 माइनस 3 प्लस 14 क्या हो गया 11 होगा। चलिए अब सोल्व करेंगे, हम गुना करेंगे तो क्या होगा, कट जाएगा, 3 आएगा माइनस 1 आएगा। अब x का मान कितना है, इतना है ना, तो एक्स वाई लिख देंगे हम ऐसे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x का मान क्या हो जाएगा, x का मान 3 हो जाएगा और y का मान -1 हो जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब सवाल ये फंसता है कि सर हम जो आंसर लाएंगे गलत है कि सही है। तो एक बार क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। x का मान रखिए यहाँ पे 3 दूना 6, यहाँ रखिए -1 तो -5, 6 -5 1 है ना होगा, यहाँ रखिए तो 3 3 9, 9 माइनस 2 7, बिल्कुल सही है, संतुष्ट कर रहा है। तो अब सवाल ये है कि सर आपने तो कहा कि सोल्व करते चले गए, मेन मैटर कहाँ बदलता है, देखिए मेन मैटर यहाँ बदलने वाला है। यहाँ पे जैसे डिटर्मिनेंट का जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसका मान 0 के बराबर नहीं आया, -11 आ गया, तो बात आगे बढ़ेगी, ठीक है ना, बात आगे बढ़ेगी। अगर मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ जाता तो बात आगे नहीं बढ़ती, काम खत्म हो जाता, यहाँ सोल्यूशन यूनिक नहीं हो सकता था। बात समझ गए ना, एक बात हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हर चीज़ का एक तरीका होता है समझने का, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस 2 में देखिए क्या है, केस 2 ऐसा हो कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तब क्या करेंगे, यहाँ तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे 0 आएगा तो निकालेंगे क्या हम लोग, देन अगला स्टेप फाइंड एडजॉइंट ए इंटू बी, यह निकालेंगे। इसके साथ भी 2 कंडीशन ये निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना, ये निकालने का प्रयास करेंगे, यही काम करेंगे हम लोग। अब ये देखिए, ये 2 पार्ट हो सकता है। पहला, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी क्या हो जाए, जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, जीरो मैट्रिक्स हो जाए। दूसरा, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो। अगर जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा तो इस केस में देखिए क्या होगा, जैसे जीरो मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा काम आसान हो गया, लिख देंगे क्या होगा, सिस्टम होगा कॉन्सिस्टेंट होगा, क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा, सोल्यूशन निकलेगा। और सोल्यूशन कैसे निकलेगा, जैसे कहा कॉन्सिस्टेंट मतलब सोल्यूशन होने वाला है, और सोल्यूशन कैसे होगा, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन लिखेंगे हम लोग, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बहुत सारा सोल्यूशन आएगा, क्लियर। जैसे 0 के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा, और जैसे इनकॉन्सिस्टेंट आया सीधे लिखिएगा क्या, नो सोल्यूशन। ये सब चीज़ें थोड़ा सा कॉपी पर नोट कर लीजिए, कंफर्म करते हैं। चलिए, ऐसा ही कंसेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा कि आप चेक करके बताइए कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। तो कैसे चेक करेंगे, इसके बारे में भी जानना काफ़ी ज़रूरी है कि नहीं। चलिए, केस 2 का मतलब यही है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन, टेस्ट द consistency and inconsistency, कंसिस्टेंसी और इनकॉन्सिस्टेंसी चेक कीजिए, जांच कीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पे कैसे जांच करेंगे हम लोग। फर्स्ट बात ये है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि देखिए 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। बताना आपको कि ये कॉन्सिस्टेंट है कि इनकॉन्सिस्टेंट है। चलिए सोल्यूशन कैसे करते हैं, देखिए पहले यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे गिवन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। लेट a इज इक्वल टू
2 5 3 2, ये हम लोग लिख लेंगे। एंड b इज इक्वल टू 1 7, यहाँ एंड लिखना अच्छा नहीं रहता है। x इज इक्वल टू क्या, x y, ये मान लिया हमने। क्लियर हो गया, तीनों चीज़ मान लिया हमने। अब लिखेंगे नाउ, पहला स्टेप काम करने का, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 2 5 3 2, ऐसे हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट, ऐसे निकालेंगे ना। तो निकालने के बाद क्या होगा, देखिए 2 दूना 4 -15 इज इक्वल टू -11, 0 के बराबर क्या है, नहीं है, लिख देंगे। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, सिंस चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। आपको सॉल्व करने की बात नहीं की गई है, सिर्फ चेक करने की बात की गई है। एग्जिस्ट करेगा मतलब सॉल्यूशन निकलेगा, लिख देंगे। इसलिए लिख देंगे क्या कि गिवन, भाषा समझिए, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट है, हो गया, कॉन्सिस्टेंट है, लिख दीजिएगा। एंड हैविंग क्या होगा उसके पास, कैसा सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, हैविंग यूनिक सोल्यूशन। मतलब देखिए आपको बस इतना ही क्लियर हो गया, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। सिर्फ मीटर बनता है यहाँ पे ही मीटर बनता है। बोलिएगा सर अगर मान लीजिए 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो चेक करें तो आ गया ना। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल लेके हम फंडा और ज़्यादा क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए बढ़िया से, समय देंगे आप हमें तो कंसेप्ट तो आपको हम दे पे करेंगे। चलिए यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, 2x + 5y 6x + 15y, इसका दिया है 7 के बराबर, ये दे दिया है 13 के बराबर। क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट a इक्वल टू 2 5 6 15, b इक्वल टू, बोलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू क्या होगा बोलिए, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 7 13 एंड x इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ा x y। क्लियर, बात समझ गए ना, ये बात क्लियर हुआ ना, इतना तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ से क्या है, लिखेंगे नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, कितना आ रहा है 2 5 6 15, डिटर्मिनेंट निकालिए, 15 दूना 30 -30 आ गया 0, 0 आ गया। लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। एक तो बात पता चल गया, अभी क्लियर ही नहीं हुआ है कि सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर आता है, हम क्या बताए हैं, अब एडजॉइंट के चक्कर में पड़ेंगे। नाउ चाहे लिखेंगे अगेन क्या होगा, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का है तो तुरंत काम कर लेते हैं एडजॉइंट निकालने के लिए, अदला बदली कर देंगे, बाकी का साइन चेंज करते हैं। चल 2 चल जाएगा 15 के पास, 15 जाएगा 2 के पास, -5 -6 2, इसको अदला बदली कर दिया, इसका चेंज कर दिया। चलिए इसलिए एडजॉइंट ए इंटू बी, ये काम हम लोग करने वाले हैं। कीजिए तो थोड़ा सा एडजॉइंट, 15 -5 -6 2, बी का मान क्या है 7 13, राइट। और आप गुना करेंगे इसे, 15 × 7 105, 105 - 35 कितना होगा, 70 हो जाएगा ना। एक सेकंड गलती हो जाएगा ना,
15 गुने 7 कितना होगा, 105 होगा। और 13 पचे 65, राइट, सॉरी। इससे करेंगे 7 कितना होगा, -42, 6 7 42, ठीक है। और 13 दूना 26 प्लस 26। चलिए अब ये क्या दे रहा है आपको, ये जो मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है आपको, तो 105 माइनस 65 कितना आएगा, 105 माइनस 65 करेंगे तो आ जाएगा आपको 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा माइनस कितना 16, है ना, क्लियर। 26 और 16 42, क्लियर, बात समझ गए ना। तो ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, जीरो मैट्रिक्स के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे यहाँ पे, सिंस adjoint A into B is not equal to zero matrix, therefore system of equation is inconsistent, असंगत हो गया। हैविंग जिसके पास कोई सोल्यूशन नहीं, हैविंग नो सोल्यूशन, क्लियर हो गया। ऐसे हम लोग क्लियर करेंगे। तो यहाँ मीटर क्या बदला, डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर हो गया, मीटर बदल गया। तो आप इस बात को समझ गए ना। चलिए यहाँ से अच्छा समझते हैं और अच्छी चीज़ों को। बहुत सारी बातें हैं समझने के लिए और आपको समझना ही होगा, तब जाके फायदे होंगे अच्छा से, राइट। चलिए आते हैं, अब आते हैं एग्जाम्पल पे, कैसे सोल्व किया जाएगा क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को सोल्व करना काफ़ी ज़रूरी होती है, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन 1, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, अभी मेथड का यूज करके सोल्व कीजिए। किसको सोल्व कीजिए, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सोल्व, किसको, तो दिया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है x प्लस 2i माइनस 3z इज इक्वल टू -4, 2x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, 3x माइनस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू 11। ये आपको इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, इसे सोल्व करने हैं। चलिए कैसे करेंगे सोल्यूशन, देख लीजिए यहाँ बढ़िया से। यहाँ देखिए सोल्यूशन करने का शानदार बेहतर तरीका, लिखेंगे लेट a बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 -3, उसके बाद 2 3 2, 3 -3 -4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। b बराबर क्या मानेंगे, 4 -4 2 11, x बराबर क्या मानेंगे, x y z, ये हम लोग मान लेंगे। बात आप समझ पा रहे हैं बढ़िया से कि नहीं समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो अब जो बातें हैं समझने का और अच्छा से प्रयास कीजिए कि क्या है। इतना मानने के बाद डिटरमिनेंट ऑफ ए के चक्कर में पढ़ते हैं हम लोग। लिखेंगे यहाँ पे नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट, तो 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4, ये दिया है ना। डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 के पास जाएंगे, डिलीट कर दिया -12 अब +6 कितना होगा, -12 + 6 -6 होगा, राइट। फिर -2, डिटरमिनेंट निकलना शुरू की सिखाया है ना, डिलीट और डिलीट, -8 -6 -14 -3 हो जाएगा, डिलीट और डिलीट, -6 -9 कितना होगा, -15। कैलकुलेट कीजिए इसे, -6 + 28
और प्लस 45, तो कितना होगा? देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए तो कैलकुलेट कीजिए। तो 28 में 6 हो जाएगा, कितना बचेगा? 22, 45 से 22 67 होगा, ये 67 होगा। एक बार चेक करते हैं। 1 के पास गया, डिलीट किया -12 प्लस 6 -6 दिया। 2 के पास गए तो 2 के पास जाएगा, डिलीट 4 दूना 8 -8 -6 -14, ठीक है। -3 डिलीट -6 अब -9 -15, राइट। तो जोड़ लेंगे एक बार हम लोग, तो हो जाएगा 28 के टर्म 6 -22 हो जाएगा, ये 45 और 22 67। 67 इज योर करेक्ट आंसर ऑफ डिटर्मिनेंट, जो क्या है 0 के बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या है? एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स का अस्तित्व है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, फिर कहाँ चलेंगे हम लोग? एडजॉइंट निकालने में। नाउ अब एडजॉइंट निकालने के चक्कर में पड़ेंगे हम लोग। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? देखिए A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, फिर क्या निकालते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे 9 गो तो है ना। A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, फिर निकालेंगे क्या हम लोग? A31, A32, A33 निकालेंगे। ये सब निकालने के बाद हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए कैसे निकालेंगे बता दे रहे हैं आपको हम। ये कैसे निकालेंगे? इसका डिलीट -12 प्लस 6 -12 प्लस 6 कितना होगा? -6 हो जाएगा, राइट। इसका निकाल रहे हैं डिलीट -8 -6 -14, तो -14 लगेगा, लेकिन -14 तो होगा, लेकिन माइनस लगा के ये दोनों का जोगफल विषम है तो आ जाएगा 14 आ जाएगा। 13 का ये डिलीट 6 -9 कितना होगा? तो -15 आ जाएगा। चलिए 21 इसके पास है डिलीट किया 2 -3 -4 गुना 2 -8 अब -9 कितना होगा? -8 -9 -17, क्लियर। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, लगा देंगे -17 हो जाएगा। ऐसा ही सबका निकाल लेना है आपको, क्लियर। अब आपको हिंट्स बता रहे हैं, ऐसे ही सबको निकाल लेना है। निकालने के बाद क्या लिखिएगा? इसलिए एडजॉइंट ए बराबर क्या होगा? सबको लिखिएगा इस तरह से। लिखने के बाद ट्रांसपोज कीजिएगा, वहीं आपको क्या होगा? एडजॉइंट ए का मान निकलेगा। और लिखिएगा सो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इससे आपका इनवर्स का मान निकल गया, यहाँ पे निकल जाएगा। फॉर्मूला सब बता रहे हैं, क्लियर। ये सब चीज़ सिखाए हैं ना, लेक्चर जो बढ़िया से देखे हैं मेरा, बढ़िया से सिस्टम से देखें लेक्चर मेरा, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है ना, सब कुछ सिखाए हम। ये हो गया। अब लिखेंगे सिंस x इक्वल टू क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है। तो ए इनवर्स बी होता है, आपको ये इनवर्स बी वाला फॉर्मूला बताए हैं। x का मान क्या रखेंगे? ए इनवर्स आपको मिल गया है, b का मान यहाँ पे है, और क्या है यहाँ पे? x का मान यहाँ पे है। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसको सोल्व करके x y z का मान बताना है हमें। कमेंट बॉक्स में x का y की z का मान बताने क्या होगा। क्योंकि सुनिए, क्योंकि हम पहले ही सोल्व करके सिखा दिए कैसे सोल्व किया जाता है। इस फॉर्मूला का यूज करके ही सोल्व किया जाता है, समझ रहे ना बात। इसमें टाइम किल नहीं करना चाहते हैं, तरीका सिखा दिया आपको। एक बात समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा आपसे ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझते हैं बात को कैसे सोल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन अधूरा छोड़े जानबूझ के, ताकि आप लोग मेहनत करें। इतना मेहनत नहीं करेंगे तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पे कह रहा है सोल्व। जितने भी सोल्व होगा सब मैट्रिक्स मेथड से ही सोल्व होगा। क्या कह रहा है सोल्व करने के लिए? देखिए कह रहा है यहाँ पे सोल्व करने के लिए कि दिया है क्वेश्चन क्या, यहाँ देखिए क्या दिया है, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1। फिर दे दिया है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 7 दे दिया है, क्लियर। तो x y का मान निकालना है आपको। तो ये कैसे सोल्यूशन करेंगे? इसका सोल्यूशन लिखेंगे
लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। तो देखिए यहाँ पे ये 2/x है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 2, 1/x का मतलब क्या है, a है, तो 2a हो जाएगा। तो सिस्टम क्या हो गया, इसलिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2a + 5b = 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a + 2b = 7। सिस्टम बन गया। अब यहाँ से क्या करना है, लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, लेट a = 2 5 3 2 ऐसे लिख देंगे हम लोग। b बराबर क्या हो जाएगा, 1 7 और x बराबर क्या होगा, x y ऐसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x y हो जाएगा। अब सुनिए आराम से, यहाँ पे क्लियर बात, यहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिख रहा है ना, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ a क्या हो जाएगा, तो 2 5 3 2 क्या होगा, 4 - 15 कितना आ गया, तो -11 जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो गया, इनवर्स निकलेगा। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स क्या हो गया, निकलेगा। क्लियर। अब जो बात समझिए यहाँ से बढ़िया से, क्या बात है, क्लियर। जैसे इनवर्स निकला पता चला कि सॉल्यूशन यूनिक होने वाला है। क्लियर। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, क्या बताए थे हम कि 2/2 के लिए सबसे आसान है, 3/3 में क्या है, कोई फैक्टर निकालो ट्रांसपोज करो, तमाशा है। इसको अदला बदली कर दो 2, अब बाकी का चिन्ह बदल दो, तो -5 -3 2 ये हो गया। तो लिखेंगे सिंस ए इनवर्स बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट 1/-11, एडजॉइंट का मान मिल गया 2 -5 -3 2, राइट। लिखेंगे नाउ, अब फिर क्या है, x = क्या होता है, ए इनवर्स b होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, x का मान xy लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद ए इनवर्स का मान कितना है, ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, तो इतना निकाले हैं, -1/11 कर सकते हैं, 2 सॉरी इस xy नहीं लिखे हैं ना, यहाँ पे xy लिख दिए हैं क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, xy थोड़ी लिखेंगे यहाँ पे, x बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आराम से देखिए, यहाँ लिख देंगे ए बी, यहाँ पे ए बी निकालने वाले हैं ना, तो ए बी लिखेंगे, सॉरी ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक है, यहाँ लिखेंगे ए बी क्यों लिखा, क्योंकि एक्स वाई में थोड़े है, हमको तो इसे सॉल्व करना है ना, हमें तो इसे सॉल्व करना है ना, तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग, इसमें ए बी दिख रहा है तो ए बी लिखेंगे। चलिए 2 -5 -3 2, और बी का मान कितना है, बी का मान तो कन्फर्म ही है ना, क्या कन्फर्म है, देखिए यहाँ पे 17। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, -1/11 तो रहेगा, 2 × 1 2 2 -35 कितना होगा, -33, -3 + 14 -3 + 14 क्या होगा, 11 होगा, क्या होगा, 11 होगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1, कट जाएगा ना, गुना करेंगे तो इस 1 -1 बटा 11 सब में गुना कीजिए ना, कट जाएगा, तो ए बी आया, यह क्या आ गया, ए बी बराबर इतना आया। तो यहाँ से क्या कन्फर्म हुआ, इसलिए ए बराबर 3, बी बराबर क्या कन्फर्म हुआ, -1। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर नहीं, आधा आंसर होगा, ए का मान मिल गया, बी का मान मिल गया। अब ए और बी का मान जब मिल गया तो हमको किसका मान चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जगह लेके बना लेते हैं इसको। लास्ट में यहाँ लिखिएगा, लास्ट में क्या लिखिएगा कि ए का मान कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, ए का मान तो 1/x था, 1/x बराबर 3, तो x बराबर क्या होगा, पलट जाएगा आके 1/3 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा b का मान कितना है, b का मान है -1, तो x का मान क्या हो जाएगा, b का मान तो 1/y होता है, तो क्या हो जाएगा 1/-1, मतलब एक सेकंड रुकिए,
-1, इसलिए y का मान क्या हो जाएगा, आके पलट जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो y का मान -1 और x का मान कितना होगा, 1/3 होगा। x का मान कितना, 1/3, y का मान -1। आपका यह आंसर गलत है कि सही कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम चेक कर लेते हैं इसमें रख के। x का मान रखिए कितना, x का मान रखिए 1/3, तो 2/1/3 रखेंगे तो क्या हो, 3 में 6 हो जाएगा, 6 ऊपर हो गया। -1 रखिए तो -5 आएगा, आया ना 1, तो मतलब हमारा 100% सही है। ऐसे चेक कर लेते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। तो इतना सारा कंसेप्ट जब सीख लेंगे आप, तो जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, जितने भी क्वेश्चन कुछ लिए थे यहाँ पे देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, आपसे बन जाएंगे ना। क्लियर बात है कि नहीं है। चलिए, तो अब आप ना एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा, एनसीईआरटी बुक जो है, उस बुक के आप लोग 4.6 के जाके प्रॉब्लम्स को बनाइए ऑल, ठीक है ना। और अब जाके इतना बनाने के बाद ट्राई करना है आपको, ट्राई करना है मिसलेनियस पे भी, MEOC ऑन 4, चैप्टर 4, चौथा चैप्टर का जो मिसलेनियस है उसको जाके बनाइए। उसका क्वेश्चन हम थोड़ा सोल्व करने वाले के क्वेश्चन, क्योंकि टाइम लगेगा ना। तो आप जितना सारा चीज़ें बनाइए जाके बढ़िया से, साइड बुक का भी हेल्प लीजिए, बनाइए। कंसेप्ट मेन होता है, कंसेप्ट आपको सिखा दिया। नेक्स्ट क्लास जो होगा मिसलेनियस के ऊपर कुछ काफ़ी चर्चापूर्ण चीज़ें बताएंगे आपको, काफ़ी मतलब क्या बोलेंगे, बढ़िया से रिवाइज करा के बहुत सारा चीज़ सिखाने वाले हैं, उसको बताएंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसा लगा आपको, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों में शेयर करना है, लाइक कर देना नहीं किए हैं तो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।